हाय, मैं श्वेता शिक्षा पीडिया से। आज मेरी क्लास 12th की बायोलॉजी का स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर अपने शिक्षा पीडिया जो मेरा ऐप है वहाँ पे मैं करा चुकी हूँ। आप लोग अगर आपको फर्स्ट चैप्टर देखना हो तो जाके मेरी वीडियो को देखिए, और आपको मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जो चैप्टर है फर्स्ट वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 2। आज मैं आप लोगों को पहले तो इस चैप्टर में क्या क्या हमें आगे पढ़ना है पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बताऊंगी। फिर मैं आज आपको मेल रिप्रोडक्शन के बारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में आप लोगों को आज बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए चैप्टर सिलेबस यानी कि हमें ये पता, देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि भाई हमें चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो थोड़ा सा चैप्टर हमें ईजी लगता है। तो इस जो चैप्टर है सेकंड है यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि इसमें ये पढ़ना है जो हमारे नर, आपको पता है मेल को ही नर बोलते हैं, नर के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो किस में सहायता करते हैं? रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसके में हम क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो रिप्रोडक्शन में फीमेल के कौन कौन से जो पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं? सहायता करते हैं यानी कि हेल्प करते हैं। तो इन दोनों के हम सिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। मैंने आप लोगों को बताया था, शायद फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बताया था कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी कि जनन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन। जनन कितने प्रकार का? 2, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल यानी कि जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट लेते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो उस जनन को क्या बोलते हैं हम? लैंगिक जनन। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मेल में हमारे क्या पाए जाते हैं? मेल गैमीट। ठीक है, मेल में क्या पाए जाते हैं? हमारे मेल गैमीट। और फीमेल में क्या पाए जाते हैं? फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल में मेल गैमीट और फीमेल में फीमेल गैमीट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में जो मेल होते हैं, मेल में मेल गैमीट होता है हमारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु। क्या होता है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। यानी तो हमें क्या पता चला कि मेल में मेल गैमीट क्या होता है? शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अब शुक्राणु बनते कैसे, इनका क्या क्या प्रोसेस होता है, फिर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम शुक्राणु की यानी कि स्पर्म की संरचना, हमने स्पर्म बना लिया, भाई कैसे बनता है क्या पता, पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बन गया साहब, वो स्पर्म बन गया, तो फिर वो स्पर्म दिखता कैसा है वो चीज़ हम लोगों को पढ़नी है। स्पर्म के बाद में फिर हम पढ़ेंगे डिंब की संरचना यानी कि देखिए गैमीटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन में हम शुक्राणु की संरचना भी पढ़ेंगे, और यानी कि और इसमें हम पढ़ेंगे अंडाणु की संरचना, ओवम। देखिए ह्यूमन में मेल गैमीट होता है क्या? स्पर्म, और फीमेल गैमीट होता है ओवम। ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये मतलब बनते कैसे, इनकी प्रक्रिया के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों की स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फीमेल में एक साइकिल होती है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि आतर्व चक्र। ठीक है, तो आतर्व चक्र यानी कि जो पीरियड्स जिनको आप अपनी मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो, तो पीरियड्स की उसके बारे में पूरे जो एक साइकिल होती है वो एक प्रोसेस के द्वारा होते हैं, तो वो क्या होती है उसके बारे में आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ जब मेल में मेल गैमीट हो गए, ठीक है, इधर फीमेल में फीमेल गैमीट, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों आपस में मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो हम कैसे मिलते हैं, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है, वो प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन, आपको मैंने बताया था जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों मिलते हैं तो एक चीज़ बनती है जिसे क्या बोलते हैं? जायगोट। ये क्या बोलते हैं? जायगोट यानी कि युग्मनज। ठीक है, तो वो युग्मनज बनता है, तो वही जो युग्मनज है वो युग्मनज कहाँ जाता है? हमारे यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में जाके उसकी दीवारों से चिपक जाता है। ठीक है, तो वो जो कैसे आता है, कैसे क्या है, पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में आगे इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है,
और देखिए हमें फिर अब जब उसने मतलब इम्प्लांटेशन यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यानी कि वो गर्भवती हो गई, तो उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भ्रूण का विकास, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होता है, सारा कुछ, यानी कि भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है यानी कि सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, ये फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब जब आपको पता है कि जो चाइल्ड होता है वो माँ के, जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में 9 महीने तक यानी कि 9 मंथ तक रहता है। क्यों? क्योंकि 9 महीने तक उसमें उसका बॉडी का विकास होता रहता है भ्रूण में। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस हो गया भाई, अब 9 मंथ हो गए, फिर 9 मंथ के बाद में बच्चे का क्या होगा, उसका प्रसव होगा यानी कि प्रेगनेंसी होगी। जब उसका क्या होगा, जन्म होगा बच्चे का, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टीज। ठीक है, एंड ये क्या है, लैक्स यानी कि प्रसव एवं दुग्ध स्रवण। ठीक है, यानी कि प्रसव की क्रिया और दुग्ध स्रवण की क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अंडाणु शुक्राणु की संरचना और सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव दुग्ध स्रावण, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ तक पढ़ने के बाद में सही फिर हमारा क्या होगा, चैप्टर हमारा क्या होगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज मैं स्टार्ट करूंगी आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मेल होते हैं उनमें जो नर जनन में भाग लेने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र, हमारा जो देखिए तंत्र सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत मतलब जो नर में जो भी ऐसे अंग हैं जो जनन करने में सहायता होती हैं, वो क्या करते हैं, सब मिलकर एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं यानी कि एक तंत्र बनाते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्कूल को चला रहे हो तो उस स्कूल को उसको चलाने के लिए, किसी कॉलेज को चलाने के लिए मैनेजर होगा, प्रिंसिपल होगा, टीचर होंगे, चपरास होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे जो उस कॉलेज को चलाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो वो क्या होता है, पूरा एक और वो एक सिस्टमेटिक उसमें तरीके में चलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तंत्र यानी कि सिस्टम बोलते हैं। इसी तरीके से मेल में भी एक सिस्टम होता है यानी कि अंगों का एक तंत्र होता है, बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र यानी कि सिस्टम बनाते हैं। वो अंग किस में सहायता करते हैं, हमारे जनन में यानी कि रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग हमारे क्या है, वृषण। ठीक है, सेकंड है हमारा दूसरा सहायक अंग, सहायक अंग। सहायक अंग में हमारे वे अंग आते हैं जो देखिए जो वृषण है हमारा, वृषण में ही हमारे बनते हैं शुक्राणु। क्या बनते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अब शुक्राणु को जो ले जाने का काम जो करते हैं उन्हीं को, ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, सहायक अंग। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, शुक्रवाहिनी, वृषण पालिका, वृषण पालिका, वृषण जालिका, वृषण जालिका, अधिवृषण, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहक। ठीक है, तो यानी कि पहला हमारा अंग क्या हो गया, प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग में हमारे क्या आते हैं, वृषण। सहायक अंग में हमारे क्या आते हैं, शुक्रवाहिनी, वृषण जालिका, वृषण पालिका, अधिवृषण और शुक्रवाहक। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है हमारा सहायक ग्रंथियां। तो सहायक हमारी ग्रंथि होती, एक पहली ग्रंथि होती है हमारी शुक्राशय। ठीक है, फिर होती है हमारी प्रोस्टेट, फिर होती है हमारी वल्वो यूरेथ्रल।
यानी कि जो मेल होते हैं, मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो जनन वाला भाग होता है, उसमें कितने प्रकार की ग्रंथियाँ होती है? 3। कौन कौन सी? शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रिल। आप ग्रंथि जानते हो? ग्रंथि किसे बोलते हैं? ग्लैंड्स। देखिए, हमारा जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जगह जगह छोटी छोटी थैलोनुमा संरचना पाई जाती है। ऐसी कुछ छोटी छोटी, क्या हमारी पूरी बॉडी में ऐसी थैलोनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि, यानी कि ग्लैंड। इन्हीं ग्रंथियों से ही हमारे निकलते हैं क्या? एंजाइम्स और हार्मोन्स। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि ग्रंथियाँ क्या होती है? हमारे पूरी बॉडी में जगह जगह छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना पाई जाती हैं, जिनसे हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रंथि, यानी कि ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, देखिए, सातो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? शुक्राशय, प्रोस्टेट और वल्बोयूरेथ्रिल। कौन कौन सी? शुक्राशय, प्रोस्टेट और वल्बोयूरेथ्रिल। ठीक है, अच्छा, लास्ट पार्ट है हमारा बाह्य जनेंद्रिय, यानी कि जो बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं शिश्न। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वो कितने भागों में डिवाइड है? 4। कितने भागों में डिवाइड है? 4 भागों में। कौन कौन से? प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग में हमारा क्या आता है? वृषण, प्राथमिक अंग में वृषण। ठीक है, सहायक अंग, सहायक अंग में हमारे आते हैं शुक्रवाहिनी, वृषण पालिका, वृषण जालिका, अधिवृषण और शुक्र वाहक। बोलिए क्या क्या आते हैं? शुक्रवाहिनी, वृषण पालिका, वृषण जालिका, अधिवृषण और शुक्र वाहक। ठीक है, अब देखिए सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में क्या आता है हमारे? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रिल, यानी कि 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा, बाह्य जनेंद्रियों में हमारा क्या आता है? शिश्न। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बात क्लियर होगी होगी कि कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। देखिए, ये है हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको अभी मैं जब एक एक पार्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अभी यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये, ठीक है, ये हमारा कहलाता है टेस्टिस, यानी कि वृषण। समझा? अभी आप ये सारा ना देखिए, बस इसको दिमाग में रखिए, क्या है हमारा? टेस्टिस, यानी कि वृषण। ठीक है, देखिए, वृषण, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा यानी कि मेल की बात हो रही है, यहाँ मेल का जो पार्ट है उसमें वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, जो ये वृषण होते हैं, जैसे आप कोई भी समझ लो, ये कोई भी इंसान है, कोई भी मेल है। ठीक है, आर्ट तो मेमोरी ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए, ये मेल है। ठीक है, मेल में जो ये वाला पार्ट है इधर, ये हमारा क्या होता है? वक्ष। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं उदर भाग, यानी कि जैसे पेट वाला भाग जो बोलते हैं। ठीक है, इस पेट वाले भाग के नीचे एक और पार्ट आता है जिसे बोलते हैं श्रोणी भाग। ठीक है, तो जो हमारे वृषण होते हैं, वो वृषण हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, मेल में वृषण कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर स्थित होते हैं। समझ में आ गए वृषण क्या होते हैं? ठीक है, अब देखिए, ह्यूमन में यानी कि मेल में जो वृषण की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि 1 जोड़ी। ऐसे लिख दो आप, वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। अभी तो हमें पता ही है कि मेल की मतलब ह्यूमन की बात चल रही है, तो फिर इनकी 1 जोड़ी। ठीक है, अच्छा, जैसे वृषण हमारा इस तरीके से है,
जैसे ये है हमारा ब्रशर, ठीक है। तो जो ब्रशर की जो लंबाई होती है ये होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और ये जो चौड़ाई होती है ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ब्रशर की लंबाई कितनी होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको पता चल गए। ब्रशर की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है, 2 होती है, और इसकी लंबाई क्या होती है 4 से 5, चौड़ाई कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ब्रशर कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर स्थित होते हैं, शरीर के बाहर स्थित होते हैं। शरीर के बाहर स्थित होते हैं। अच्छा, अब ये शरीर के बाहर स्थित क्यों होते हैं? देखिए ये शरीर के बाहर स्थित इसलिए होते हैं क्योंकि इनको ब्रशर में हमारे क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ब्रशर में क्या बनते हैं हमारे, शुक्राणु। ठीक है। और जब ब्रशर में शुक्राणु बनते हैं तो शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर के तापमान से, यानी कि जो ये ब्रशर होते हैं इनका तापमान जो होता है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कैसा होता है, कम होता है। देखिए सपोज दैट हमारी बॉडी का तापमान आप कितना मानते हो, तो 34 या 33 मानते हो, ठीक है। हमारी बॉडी का तापमान है 34, तो जो टेस्टिस होगा इसमें क्या बताया था, बॉडी के तापमान से 2 से 2.5 कम होगा। तो यानी कि टेस्टिस का तापमान आप कितना मानेंगे, 32 मान लीजिए या 33 मान लीजिए, इतना होगा। वहीं पे ही हमारे क्या बनते हैं, उसी टेम्परेचर में ही हमारे शुक्राणु बनते हैं। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि जो ब्रशर होते शरीर के बाहर क्यों बनते हैं, क्यों इसलिए बनते हैं ब्रशर शरीर के बाहर, सॉरी क्यों स्थित होते हैं, इसलिए क्योंकि ब्रशर में हमारे क्या बनते हैं, स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसीलिए अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना भी हो उससे आप कम करके देख लिए, 2.25 इतना कम, इतना मतलब मिनिमम इतना कम होता है, तो इतना कम होता है किसको क्या बनने के लिए, स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब मैं देखिए किसी कोई भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, जो ब्रशर होते हैं वो शरीर के अंदर भी स्थित होते हैं, ठीक है, और किसी में शरीर के बाहर भी स्थित होता है, और किसी में क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। जैसे मौसम गर्मियों में बाहर, सर्दियों में अंदर, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग अंदर बाहर होते रहते हैं। लेकिन हम जो ह्यूमन है, ह्यूमन में कहाँ रहते हैं, ये शरीर से बाहर। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ में आया ब्रशर के बारे में। ब्रशर की लंबाई कितनी होती है, 2 यानी कि 1 जोड़ी होती है। ब्रशर की संख्या, ठीक है, और ब्रशर की लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रशर कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर स्थित होते हैं, और ब्रशर में क्या बनते हैं, हमारे शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, ब्रशर में क्या बनते हैं, हमारे शुक्राणु बनते हैं। और ब्रशर को बनने के लिए ब्रशर का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अच्छा है। अब देखिए ब्रशर का अनुप्रस्थ काट हमने क्या किया। अब ब्रशर तो हमने बाहर से तो देखा था, हमें गोल गोल मतलब दिखाई दे गया। ब्रशर को हमने 20 में से लंबा लंबा काटा, यानी कि ट्रांसवर्स ऑफ टेस्टिस 20 में से काटा, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दी। कुछ हमें इस तरीके का ब्रशर दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो ब्रशर है, ये हमारा ब्रशर को 20 में से काटा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसको पहले तो आप डायग्राम को देख लीजिए। देखो ये बाहर जो है, ये वाली जो लेयर है, देखिए मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो हमारे ब्रशर होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो एक थैली नुमा संरचना में पैक रहते हैं। कैसी संरचना, थैली नुमा संरचना। उस संरचना को बोलते हैं हम स्क्रोटम, यानी कि ब्रशर कोश।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो हमारा ब्रशड़ है, ब्रशड़ की सबसे बाहर वाली एक परत होती है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उस परत का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वो परत क्या करती है, अंदर की ओर धंसती है, ठीक है, अंदर की ओर धंस के कुछ ऐसी संरचना बना लेती है, ऐसी खांच जैसी संरचना बना लेती है, ठीक है, ये आपको दिख रही है। इन संरचना को हम क्या बोलते हैं? इस संरचना को बोलते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूबुलस। क्या बोलते हैं संरचना को? सेमनीफेरस ट्यूबुलस, यानी कि शुक्र जनन नलिका, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम? सेमनीफेरस ट्यूबुलस। अब क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूबुलस जो होता है, इसके अंदर हमारी एक, देखिए, तो हमने आपको क्या बताया था कि ब्रशड़ की जो बाहर वाली परत होती है उसका नाम क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये परत क्या होती है? अंदर की ओर धंसकर एक संरचना बना लेती है, ठीक है, क्या बनाती है? एक संरचना बनाती है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। इन संरचना में के अंदर एक और संरचना पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। क्या पाई जाती है हमारी? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। देखिए, इसको मैं और डिटेल में आपको बना के दिखा रही हूँ। अरे देखो, देखिए इसको डायग्राम को कैसे बनाएंगे। ये है हमारा ब्रशड़। क्या है ये? ब्रशड़। ब्रशड़ की जो बाहर वाली परत है वो क्या, कौन सी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वो क्या करती है? अंदर की ओर धंसती है ऐसे करके, ठीक है, अंदर की ओर धंसती है, तो इसको बोलते हैं हम वृषण पालिका। क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। जो ये वृषण पालिका होती है, यानी कि ये इन्होंने कक्षा जैसी संरचना बना ली, खांच जैसी संरचना बना ली। भाई सिंपल सी बात है, जो वृषण होता है, वृषण के सबसे बाहर वाली परत कौन सी होती है हमारी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो ये वाली बाहर वाली परत है इसको बोलेंगे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस परत ने क्या किया? अंदर की ओर धसी, और धस के से कैसी संरचना बना ली? खांचे जैसी संरचना। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। ये संख्या में 250 होती हैं। कितनी होती है? 250। अब यहाँ मैं 250 तो बना नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कुछ ही बनाई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो वृषण पालिका होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 250, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी कुछ ऐसी संरचना पाई जाती हैं। इस संरचना को बोलते हैं हम शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका। देखिए, ये जो शुक्र जनन नलिका होती है ये किस में प्रेजेंट है? वृषण पालिका में। इनकी जो संख्या होती है, ये एक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्र जनन नलिका हो सकती हैं। कितनी हो सकती है? 2 से 3। किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी, मतलब 2 से कम नहीं होंगी और 3 से ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाई? हमने शुक्र जनन नलिका। इसको हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। आप लोग भी ऐसे बना लेना, ठीक है। ठीक है, ये इसको मैंने बना दिया। अब ये यहीं पे आके एक जाल जैसा बना लेती हैं। ये सब आ गई, तो ये इन्होंने क्या बना लिया? एक जाल जैसी संरचना बना ली, ठीक है, जिसको बोलते हैं वासा एफरेंसी, यानी कि शुक्र वाहिनी। ठीक है।
अच्छा, यहाँ से फिर हमारी और ऐसी संरचना निकलती हैं, सॉरी इसको हम शुक्रवाहक बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। ठीक है, यहाँ से संरचना निकलते हैं, यहाँ एक और संरचना बनाती हैं ऐसे, इसे बोलते हैं हम अधिवृषण, अधिवृषण। और अधिवृषण के बाहर एक और ऐसी संरचना निकली होती है जिसे बोलते हैं हम शुक्रवाहक। समझ में आए? ठीक है, आया समझो कि नहीं? अब दिखाती हूँ मैं आपको पीछे वाला डायग्राम। देखिए ये है हमारी, ये क्या है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर धसी, अंदर की ओर धस किसने ये बनाई? ये क्या है हमारी वृषण पालिका। क्या बनाती है? वृषण पालिका। ठीक है, वृषण पालिका। अच्छा, वृषण पालिका, फिर उसके बाद वृषण पालिका में ये क्या दिखाई दे रही है हमें? सेमनीफेरस यानी कि शुक्र जनन नलिका। ये क्या है अंदर? शुक्र जनन नलिका। इसी शुक्र जनन नलिका में ही हमारे क्या बनते हैं? शुक्राणु। क्या बनते हैं? शुक्राणु। ठीक है, अच्छा शुक्र जनन नलिका के बाहर ही हमें एक और ये संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली जो है। देखिए इस संरचना को मैंने अभी थोड़ा सा गलत कर दिया था, इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं? वृषण जालिका। वृषण जालिका। ठीक है, यानी कि इन्होंने मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना ली, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वृषण जालिका। अब जो ये आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, अरे ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस यानी कि अधिवृषण। इसको क्या बोलेंगे हम? अधिवृषण। और फिर यहाँ से जो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे हम क्या? वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहक। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो सिंपल है डायग्राम बनाना। बना लोगे डायग्राम? हाँ हमने बना के दिखा दिया तो सही है। अब देखिए आ जाओ हमारी वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो मैंने क्या बताया था, वृषण पालिका क्या होती हैं? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो टेस्टिस की सबसे बाहर वाली जो परत होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो अंदर की ओर धंसकर कुछ खांचे जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उन खांचे संरचना को वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनकी संख्या में कितनी होती है? 250। फिर देखिए ये वृषण की बाहर वाली परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर धंसकर एक खांचे जैसी संरचना बना लेती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका की कुल संख्या कितनी होती है? 250, यानी कि कुल 250 होती है। ठीक है, अच्छा वृषण पालिका में एक और कुछ और संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए जो हमारी शुक्र जनन नलिका होती है, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये क्या है हमारी ये क्या है? सॉरी वृषण जालिका। वृषण जालिका के अंदर हमारी क्या है ये? शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो देखिए ये जो वृषण शुक्र जनन नलिका है, इसके बाहर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका। इन्हीं कोशिकाओं से एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। अब ये हमारी शुक्र जनन नलिका है। शुक्र जनन नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिका मैं बना रही हूँ, इन कोशिका को बोलते हैं नर जनन कोशिका।
नर्म जनन कोशिका, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इन कोशिकाओं के एक और कोशिकाएं कुछ इस तरीके से पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका, देखिए जो ये नर जनन कोशिका होती हैं, इसी में, इन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इन्हीं के अंदर हमारे क्या बनते हैं, शुक्राणु। क्या बनते हैं हमारे, शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। बात समझ में आई? यानी कि मेन चीज है, स्पर्म हमारे कहाँ बनते हैं, वृषण में, और वृषण में भी कहाँ बनते हैं, शुक्र जनन नलिका में, और शुक्र जनन नलिका में कौन सी कोशिका बनते हैं, नरजर्म कोशिका में, ठीक है। तो इसमें बनते हैं, बात क्लियर है। अच्छा, अब जो ये होती है हमारी सर्टोली कोशिका, ठीक है, जो इस सर्टोली कोशिका है, ये कोशिका क्या करती हैं, एक तो इनके कुछ काम होते थे, क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर्टोली कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं। तो जो सर्टोली कोशिका है, जो शुक्राणु को एक तो पोषण प्रदान करती हैं। किसका काम करती हैं, पोषण प्रदान करने का। यानी कि जो शुक्राणु है भाई, छोटे से तो हुई, अब उनको बढ़ने के लिए, परिपक्व होने के लिए पोषण की आवश्यकता है, तो उनको पोषण कौन देता है, हमारा सर्टोली कोशिकाएं। अच्छा, बाहर से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, इनको अंदर भेजती हैं, कौन सी कोशिका लेके आती हैं, यानी कि कौन सी लेके आती है, हमारी सर्टोली कोशिकाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको क्या समझ में आया कि शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका में कितने प्रकार की कोशिका होती है, दो प्रकार की, नर जनन कोशिका और दूसरी कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका। जो हमारी शुक्राणु बनते हैं किसमें बनते हैं, हमारी नर जनन कोशिका में, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कुछ ऐसी संरचना बनाई थी। सबसे पहले आपको खांचे जैसी संरचना बनाई थी, जिसे क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। वृषण पालिका में हमारी क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका से कुछ नली जैसी संरचना मिल रही थी, जो कैसा क्या बना रही थी, जाल जैसी संरचना। उस जाल जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, वृषण जाल का, यानी कि रेटी टेस्टिस। तो देखिए, शुक्र जनन नलिका से नलिकाओं जैसी संरचना निकली होती है, यानी कि शुक्र जनन नलिकाओं से नलिकाओं जैसी संरचना मिल रही है, जो क्या बना लेती है, एक जाल जैसी संरचना बना लेती है, जिसमें क्या होते हैं, शुक्राणु शुक्र जनन नलिका में वृषण जालिका से प्रवेश करते हैं। भाई, जब शुक्र जनन नलिका में हमारे शुक्राणु बन रहे हैं, परिपक्व हो गए, तो बाहर निकलेंगे, तो शुक्र जनन नलिका से कहां पर आएंगे, वृषण जालिका में। कहां पर आएंगे, वृषण जालिका में। देखिए, फिर वृषण जालिका के बाहर एक और संरचना पाई जाती है, शुक्र वाहिनी, जिसे बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया क्या होती है, यह 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितनी मीटर सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो क्या करती है, शुक्राणुओं को अधिवृषण तक ले जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आ गया हमारा, अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है, ये अपवाहक नलिकाएं अत्यधिक कुंडलित होकर एक वृषण जैसी संरचना बना लेती है, जिसमें अधिवृषण क्या होते हैं, अस्थायी रूप से संग्रह होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अधिवृषण। फिर हमारा लास्ट में क्या आता है, हमारा शुक्रवाहक नलिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस। ये गलत, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसमें क्या होता है, ये अधिवृषण में होते हुए शुक्रवाहक को मूत्राशय के चारों ओर लिपटकर मूत्राशय के आधारी भाग पर खुलती है। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी क्या थी, सबसे पहले जो ट्यूनिका एल्बुजिनी आती है, वो खांचे जैसी संरचना बनाई थी, जिसे क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। वृषण पालिका में एक और संरचना पाई जा रही थी, जिसे क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका। क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिका। अब इस शुक्र जनन नलिका में हमारे क्या बन रहे थे, शुक्राणु। क्या बन रहे थे, शुक्राणु। अब ये शुक्राणु परिपक्व होकर जाएंगे, तो अब बताइए शुक्राणु परिपक्व होकर कहां पर जाएंगे, वृषण जालिका में, वृषण जालिका में। अच्छा, वृषण जालिका से भी कहां जाएंगे,
शुक्र वाहिनी में। किस में जाएंगे? शुक्र वाहिनी में। और शुक्र वाहिनी से किस में जाएंगे? अधिवृषण में। और अधिवृषण से किस में जाएंगे? शुक्र वाहक में। ठीक है, यहां तक जो भी ये पार्ट है आपके, वृषण पालिका, शुक्र जनन नलिका, वृषण जालिका, वृषण वाहिनी और अधिवृषण, ये जो सभी है ये कहाँ है? शरीर के बाहर। कहाँ पर है? शरीर के बाहर। अब जो ये वृषण वाहक है ये वहां से निकलकर यानी कि इससे अधिवृषण से जुड़कर ये आपकी जुड़ती है किससे? वृषभ यानी कि मूत्राशय से जुड़ती है, जिसको कल मैं आप लोगों को कल की क्लास में डिटेल में कराऊंगी। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा जो मेल पार्ट है इसको मैं 2 भागों में कराऊंगी, आज करा रही हूँ और आधा पार्ट में कल की क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास में हमने कितना सीखा? आज की क्लास में हमने देखो एक बार और फिर मैं आपको बता देती हूँ स्पीड से 2 मिनट में। ये क्या हो गई हमारी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर हमारी ये खांचे जैसी संरचना क्या हो गई? वृषण पालिका। वृषण पालिका में कुछ इस तरीके की जो संरचना है ये हमारी क्या हो गई? शुक्र जनन नलिका। क्या कहलाएंगी ये? शुक्र जनन नलिका। क्या कहलाएंगी ये? बोलो, शुक्र जनन नलिका। अब शुक्र जनन नलिका ने मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना ली, जिसे क्या बोलेंगे हम? वृषण जालिका। वृषण जालिका से भी कुछ इस तरीके की संरचना निकलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी। क्या बोलते हैं ना? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी से भी एक संरचना निकलती है जिसे बोलते हैं हम अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण के बाहर ऐसी एक संरचना निकलती है जो किससे जाके जुड़ती है? हमारी मूत्राशय से जाके जुड़ती है, इसको हम बोलते हैं शुक्र वाहक। ठीक है, तो आज की मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई? देखिए ये जो मेल मतलब जो नर जनन तंत्र है इसको मैं 2 भागों में कराऊंगी। आधा मैंने आज करा दिया, आधा मैं इसको कल कराऊंगी। कल मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। इस हमारी सहायक, आज मैंने आप लोगों को क्या बताया? प्राथमिक अंग के बारे में पढ़ाया। ठीक है, प्राथमिक अंग के बारे में। दूसरा मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को सहायक अंग के बारे में। अब मेरे 2 भाग रह गए, क्या? सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनेंद्र। इसको मैं कराऊंगी आप लोगों को कल। आज की मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारा जो चैनल शिक्षापीडिया है इसको आगे बच्चों को लाइक मतलब शेयर करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।